हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म स्टार्ट किया था और चूँकि कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में उनको जो स्टेप्स हैं वो कुछ नहीं समझ में आ रहे हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था। आई होप कि आपने वो देखा होगा, और अगर नहीं देखा हो तो एक बार ग्लाइकोलाइसिस देख के आइए, फिर जाके आपको ये आज का टॉपिक जो है क्रेब्स साइकिल वो समझ में आएगा, ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। सो ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या देखा कि हमारे पास जो डाइजेशन के बाद ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल्स के पास आता है, तो सेल्स के पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल आने के बाद उसका ब्रेकडाउन करना ज़रूरी होता है। उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ के उसका ऑक्सीडेशन करके हमें जो हमारा मेन मकसद है वो है एटीपी जनरेट करना, क्योंकि एटीपी जो है वो हमारे शरीर के लिए एनर्जी करेंसी है और किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, एटीपी खर्च होता है, तब जाके हम कोई काम कर पाते हैं या हमारा शरीर कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, तो उसका पहला स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा कि शुरुआत में हमें कुछ एटीपी एनर्जी खर्च करनी पड़ी और उसके बाद हमें कुछ एटीपी एनर्जी मिली। एटीपी एनर्जी मिली जो डायरेक्ट वो तो मिली, पर उसके साथ साथ हमें कुछ रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स मिले। रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स का मतलब रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स मिले, दैट आर NADH plus H plus। NADH plus H plus हमें मिला था रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें NADH plus H plus मिला था, तो दो NADH plus H plus हमें मिले। एक के पास क्षमता थी 3 ATP की, दो मिले तो 6 ATP, उसके अलावा 4 ATP जनरेट हुए थे, टोटल 10, और उसमें से दो हमने खर्च किए थे तो वो हमने माइनस कर दिए, तो टोटल नेट गेन ऑफ ATP हमारे पास, ऐसे सिर्फ डायरेक्ट ATP हमारे पास 2 मिले, पर नेट गेन हम देखें तो हमारे पास 8 ATP की क्षमता है ग्लाइकोलाइसिस में। अब उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस आता है वो होता है क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल हमेशा पॉसिबल नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस हमने बोला था कहाँ हो रहा था, साइटोसोल में हो रहा था। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा था, सेल के साइटोसोल में हो रहा था। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल कहाँ परफॉर्म होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो लिक्विड है उसके अंदर ये क्रेब्स साइकिल जो है परफॉर्म होता है। क्रेब्स साइकिल जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं और इसको हम TCA साइकिल भी बोलते हैं, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि सिट्रिक एसिड जो है वो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको TCA साइकिल भी हम बोलते हैं। हैंस क्रेब जो है उन्होंने इसका आविष्कार किया था, खोज की थी, उन्होंने बताया था कि क्रेब्स साइकिल होती है हमारे शरीर में और हर सेल इसको परफॉर्म करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल किसी फंक्शन के कारण कहा जाता है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल के आगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन सब के कारण जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही सबसे ज़्यादा होता है, और वहाँ से जो एनर्जी है वो हमारे शरीर में अलग अलग सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, या फिर वही सेल जो है उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है और अपना मेटाबॉलिक फंक्शन कंप्लीट करता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल की एक खासियत है कि ये हमेशा एरोबिक कंडीशन में ही होता है। ठीक है, so this cycle only works under aerobic condition। ये जो साइकिल है ये एरोबिक कंडीशन के अंडर ही वर्क करता है। अगर कंडीशन एरोबिक होगी तो ये साइकिल काम करेगा, अगर कंडीशन एनारोबिक होगी तो ये साइकिल ना काम करके चला जाएगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करने के लिए ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुविक एसिड होता है वो। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देख ली थी कि ग्लाइकोलाइसिस में हमें 2 पायरुविक एसिड मिले थे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड मिले थे। तो हमारे पास ग्लूकोज था, इस ग्लूकोज से हमें पायरुविक एसिड मिले 2। ठीक है, अब ये जो 2 पायरुविक एसिड है ये दोनों क्या है, ये 6 कार्बन का कंपाउंड ग्लूकोज, ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन के कंपाउंड, ये दोनों 3 कार्बन के कंपाउंड। अब इन दोनों के अंदर होता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब एक एक कार्बन का लॉस, तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड बन रहा है वो 2 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है और यहाँ पे ऐड किया जाता है दोनों ही रिएक्शंस में
A, तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड हमारा बनता है वो बनता है यहाँ पे एसिटाइल OA। रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है एसिटाइल OA, एसिटाइल कोएंजाइम A, एसिटाइल कोएंजाइम A। तो अच्छा, ये जो प्रोसेस है पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बनने का प्रोसेस, डिकार्बोक्सिलेशन करने का, इसको हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। ये लिंक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करता है, जोड़ता है। इसका काम होता है ऐसे पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करना, क्योंकि जो क्रेब्स साइकिल है वो एसिटाइल कोएंजाइम A के बिना स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल को अब हम डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि क्या प्रोसेसेस होते हैं, कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स लगते हैं और कितना एनर्जी जो है यहाँ पे हमें मिलता है। ये सारी चीज़ें हम अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आ गया कि हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड बना हुआ है एसिटाइल कोएंजाइम में। अब यही 2 कार्बन कंपाउंड जो है इससे क्रेब्स साइकिल की शुरुआत होगी। 2 कार्बन कंपाउंड से क्रेब्स साइकिल की शुरुआत की जाती है। तो हमारे पास पहला जो कंपाउंड है, क्रेब्स साइकिल का असल मकसद क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड मिले, 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम A मिले, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A में टोटल 2 कार्बन है। तो वो जो 2 कार्बन है उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करवाना, यही है हमारा मेन मकसद। जब ये 2 कार्बन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, मतलब अब जो 2 कार्बन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो हमारा जो क्रेब्स साइकिल है वो एक तरह से उसका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। हमें यही करना है, 2 कार्बन को ऑक्सीडाइज करवाना है। तो हमारे पास जो सबसे पहला कंपाउंड है वो क्या है? एसिटाइल OA। इसी से रिएक्शन जो है स्टार्ट होगा, इसी से ये साइकिल जो है स्टार्ट होगा। ठीक, एसिटाइल कोएंजाइम में ये क्या है? 2 कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड। अच्छा, हमारे पास है 2 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड और हमें अब बनाना है एक 6 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड। 2 कार्बन है हमारे पास, बनाना है हमें 6 कार्बन। तो हमें रिक्वायरमेंट कितने कार्बन की है? हमें रिक्वायरमेंट है 4 कार्बन की। तो जब हमें 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट है तो वो कहीं ना कहीं से कैरी करनी पड़ेगी। तो अब इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले एक रिएक्शन होता है जिसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब एक कंपाउंड आके जुड़ता है इस रिएक्शन में और अपने कार्बन जो है ट्रांसफ़र करता है किसी और को। एसिटाइल कोएंजाइम A को 4 कार्बन देगा OAA। एसिटाइल कोएंजाइम A को 4 कार्बन देगा OAA, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है ये 4 कार्बन कंपाउंड है। तो एक 4 कार्बन कंपाउंड और एक 2 कार्बन कंपाउंड मिलके एक 6 कार्बन कंपाउंड अब बना सकता है। तो अब 6 कार्बन कंपाउंड जो बनेगा, दैट इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ दिस साइकिल, दैट इज सिट्रिक एसिड। और इस सिट्रिक एसिड के कारण ही, चूंकि ये इस रिएक्शन का एक लौता और पहला, नॉट एक लौता, पहला स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो सिट्रिक एसिड बन गया। तो 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम A के, 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के, तो 4 + 2 जो रिजल्टेंट कंपाउंड बना वो 6 कार्बन का बन गया। ठीक है, रिजल्टेंट कंपाउंड जो है वो 6 कार्बन का बन गया। एंजाइम यहाँ पे लगा सिट्रेट सिंथेज। और एक चीज़ और, ये जो कोएंजाइम A है वो इस रिएक्शन से टेम्परेरीली बाहर निकल गया। ये जो कोएंजाइम A है वो इस रिएक्शन से टेम्पररी फॉर्म में बाहर निकल गया, ये वापस बाद में ऐड होगा। एंजाइम यहाँ पे लग रहा है सिट्रेट सिंथेज, सिट्रेट सिंथेज। कहीं कहीं आपको सिट्रेट सिंथेज भी मिलेगा, दोनों में कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। तो 6 कार्बन का हमें कंपाउंड मिल गया, दैट इज सिट्रिक एसिड। अब यहाँ पे 2 इंटरमीडिएट रिएक्शन होंगे। इंटरमीडिएट रिएक्शन का मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा, मतलब ना कुछ गेन होगा ना कुछ लॉस होगा। सिट्रिक एसिड के बाद एक सबसे पहला टेम्परेरी कंपाउंड बनता है, दैट इज सिस एकोनिटिक एसिड। पहला कंपाउंड बनता है सिस एकोनिटिक एसिड। सिस एकोनिटिक एसिड, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, कोई कार्बन का लॉस नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 6 कार्बन। एंजाइम जो लगेगा वो होगा एकोनिडेज।
एकोनिटेज एंजाइम लगेगा, सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड बन जाएगा। अब मैंने बोला था 2 इंटरमीडिएट रिएक्शन होते हैं, तो एक और रिएक्शन होगा जहाँ पे सिस एकोनिटिक एसिड से कंपाउंड बनेगा, दैट इज आइसोसिट्रिक एसिड। सिस एकोनिटिक एसिड से कंपाउंड बनेगा, दैट इज आइसोसिट्रिक एसिड। एंजाइम सेम लगेगा, एकोनिटेज। यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो 6 कार्बन का कंपाउंड ये भी था, अभी भी कोई कार्बन का लॉस नहीं हुआ है, तो यहाँ पे वापस 6 कार्बन ये कंपाउंड बनेगा। पर अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से चीज़ों को समझना, क्योंकि यहाँ से अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो फिर कभी समझ में नहीं आएगा। आइसोसिट्रिक एसिड के बाद अब होता है, मैंने क्या बोला था, हमारे पास 2 कार्बन है, इन 2 कार्बन को ऑक्सीडाइज करवाना, यही हमारा मेन मकसद है। इन 2 कार्बन को हमें यूटिलाइज करना है, ऑक्सीडाइज करवाना है। तो आइसोसिट्रिक एसिड बनने के बाद हम पहला कार्बन को ऑक्सीडाइज करवाएंगे, पहले कार्बन को हम निकालेंगे। तो जब हम कार्बन को निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। जब कार्बन किसी रिएक्शन से निकलता है उसको हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। और क्रेब्स साइकिल की एक बात हमेशा याद रखना कि क्रेब्स साइकिल में जिस जगह भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा वहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा, और हाइड्रोजन रिमूव होता है उसको हम बोलते हैं डीहाइड्रोजनेशन। मतलब जहाँ जहाँ क्रेब्स साइकिल में डीकार्बोक्सिलेशन होगा वहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन भी होगा। तो अब यहाँ पे आइसोसिट्रिक एसिड जो है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो कार्बन निकल रहा है, ठीक है, कार्बन निकल रहा है CO2 के फॉर्म में। उसके अलावा यहाँ पे मैंने बोला कि डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, मतलब कार्बन निकल रहा है, तो साथ साथ डिहाइड्रोजनेशन भी होगा, हाइड्रोजन भी निकलेगा। तो 2 हाइड्रोजन जो निकलेंगे वो क्या होगा, अब हाइड्रोजन जब निकलते हैं ना तो वो हवा में नहीं उड़ते रहते। हाइड्रोजन जब निकलते हैं तो उसका कुछ ना कुछ कारण, मतलब कि वो उसको कोई ना कोई कैरी जरूर करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को कोई कैरी करेगा। कैरी कौन करेगा, NAD+। NAD+ मौजूद हो गया। NAD+ एक गाड़ी है जो कि हाइड्रोजन को कैरी करेगा। NAD+ ने कैरी किया और उसने बना दिया NADH+H+। NAD ने कैरी किया और उसको बना दिया NADH+H+। ये था आपका पहला स्टेप। यहाँ पे पहला कार्बन निकल गया। तो जब एक कार्बन निकल गया मतलब 6 कार्बन से जो कंपाउंड बनेगा वो कितने कार्बन का होगा, 5 कार्बन का। एंड द कंपाउंड इज अल्फा कीटो ग्लूटारेट और अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। द रिजल्टेंट कंपाउंड इज अल्फा कीटो ग्लूटारेट, या फिर इसको अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड भी बोल सकते हैं, जो कि एक 5 कार्बन का कंपाउंड होगा। और आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनाने के लिए जो एंजाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम इज आइसोसिट्रेट, वो इसके नाम पे ही आइसोसिट्रेट हो गया, और यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है इसलिए डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो एंजाइम यहाँ पे लगेगा, और यहाँ 5 कार्बन का कंपाउंड अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से वापस हमारा काम है एक और कार्बन जो बचा हुआ है इसको ऑक्सीडाइज करवाना है, इस कार्बन को निकालना। ठीक है, अब जब इस कार्बन को हमें निकालना है तो इस कार्बन का क्या करना है, इस कार्बन को दोबारा निकालते हैं। तो इस कंपाउंड से वापस एक कार्बन जो है बाहर निकला। फिर वही बात याद रखना, जहाँ भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा वहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होगा, तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन कराते हैं। तो डिहाइड्रोजिनेशन जो होगा तो वापस से NAD+ आएगा और ये बन जाएगा NADH+H+। तो डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन हो गया। यहाँ पे NAD+ आया और उसने 2 हाइड्रोजन को कैरी कर लिया और NADH+H+ बना दिया। अब यहाँ पे NADH+H+ बन गया, पर यहाँ पे एक और चीज़ होगी, जो कोएंजाइम A यहाँ से निकला था वो कोएंजाइम यहाँ पे वापस ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ये कोएंजाइम A दोबारा से ऐड हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा दैट इज सक्सिनाइल कोएंजाइम A। यहाँ पे 5 कार्बन था, एक कार्बन और निकल गया, मतलब अब जो कंपाउंड बनेगा वो कितने का बनेगा, 4 कार्बन का कंपाउंड। जो कंपाउंड बनेगा वो होगा सक्सिनाइल CoA। सक्सिनाइल CoA इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। सक्सिनाइल CoA इज अ 4 कार्बन कंपाउंड।
अब मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में ही कि जहाँ हमारे 2 कार्बन का यूटिलाइजेशन पूरा हो गया, जहाँ हमने 2 कार्बन यूटिलाइज कर लिए, वहीं क्रेब्स साइकिल हमारे लिए ख़त्म हो गया। तो हमने स्टार्ट 2 कार्बन से किया था, मतलब 4 + 2 करके हमने 6 कार्बन कर लिया और 2 कार्बन यूटिलाइज कर दिया, तभी तो हमारे पास 4 कार्बन का कंपाउंड बचा है। मतलब हमारा टेक्निकली देखा जाए तो हमारे लिए क्रेब्स साइकिल जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। पर ये जो 4 कार्बन बचे हैं, ये तो हमने एक तरह से उधार लिए थे ना ऑक्सोलोएसिटिक एसिड से, सिर्फ अपना रिएक्शन पूरा करने के लिए। तो इस 4 कार्बन को वापस पहुंचाना है। तो अगर 4 कार्बन को वापस पहुंचाना है, दैट मीन्स कि अब से एक बार जैसे ही सक्सिनाइल कोएंजाइम में बन गया, उसके बाद किसी भी प्रकार का डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, कोई भी कार्बन का लॉस नहीं होगा यहाँ। ठीक है, अब कोई कार्बन का लॉस नहीं होगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम में बन गया, NAD+ और से NADH+H+ बन गया। यहाँ पे आपको एंजाइम लगेगा, एंजाइम इज अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे एंजाइम लग रहा था तो आइसोसिट्रिक एसिड था, तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है तो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, एंजाइम लगेगा अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कंपाउंड जो है यहाँ पे लग गया। अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है यहाँ पे लग गया। रिजल्टेंट कंपाउंड 4 कार्बन का हमारा कंपाउंड सक्सिनाइल कोएंजाइम में बन गया। अब नेक्स्ट यहाँ से किसी भी प्रकार के कार्बन का लॉस नहीं होगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से कंपाउंड बनता है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बन रहा है जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मतलब ये जो रिएक्शन है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनने का जो रिएक्शन, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें एनर्जी जनरेट होती है। इसमें जब एनर्जी जनरेट होती है तो उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं और उस एनर्जी का यूटिलाइज करके हम एक ATP यहाँ पे बना लेते हैं। एक ATP यहाँ पे बना लेते हैं। एंजाइम जो यहाँ पे लगता है उसको हम बोलते हैं एंजाइम जो लगता है वो होता है सक्सिनेट थायोकाइनेज। सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम इज सक्सिनेट थायोकाइनेज। अब यहाँ पे होता क्या है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बनते समय एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी का हम यूज़ करते हैं और एक ADP मॉलिक्यूल लेते हैं, उसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलाते हैं और उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं ATP से। तो एक ATP एनर्जी जो है हमें क्रेब्स साइकिल में डायरेक्ट ATP एक मिल जाती है। तो याद रखना, पूरे क्रेब्स साइकिल में डायरेक्ट ATP कहीं मिलती है तो फिर वो यहीं मिलती है। तो एक डायरेक्ट ATP हमें यहाँ पे मिल जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे होता है। सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे हो गया, एनर्जी आपको मिल गई, एक ATP यहाँ पे मिल गया। ठीक, ये याद रखना, एक ATP यहाँ पे मिला है। उसके बाद अगर अपन बात करें, सक्सिनिक एसिड बन गया। सक्सिनिक एसिड से अब नॉर्मल यहाँ पे रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे बनता है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड बनता है। फ्यूमेरिक एसिड बनते समय यहाँ पे फिर से डिहाइड्रोजनेशन होता है, मतलब हाइड्रोजन निकलता है। अच्छा, मैंने बताया था जब डिकार्बोक्सिलेशन होगा तब तक डिहाइड्रोजनेशन ज़रूर होगा, पर ऐसा कभी नहीं बोला कि सिर्फ अकेला डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता। सिर्फ डिहाइड्रोजनेशन हो सकता है, हाइड्रोजन का लॉस हो सकता है। सक्सिनिक एसिड बन गया, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बना। एंजाइम जो लगेगा वो होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है इसलिए डिहाइड्रोजनेज। तो एंजाइम इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। रिजल्टेंट कंपाउंड इज फ्यूमेरिक एसिड। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन निकलता है, पर हर जगह हाइड्रोजन ले रहा था NAD+, पर यहाँ पे हाइड्रोजन लेगा FAD। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो लेगा FAD और रिजल्टेंट कंपाउंड बनाएगा FADH2। रिजल्टेंट कंपाउंड इज FADH2। ओके, सो यहाँ पे हमें पहले तो 2 जगह हमें NADH+H+ मिला और एक जगह हमें FADH2 मिल गया। अब नेक्स्ट जो लास्ट प्रोसेस है उसको हम देखते हैं, दैट इज फ्यूमेरिक एसिड से बनता है अब यहाँ पे मैलिक एसिड।
या फिर उसको आप डायरेक्ट बोल दो मैलेट। मैलेट का फॉर्मेशन होता है, जो एंजाइम लगता है वो होता है फ्यूमरेज। एंजाइम जो फॉर्म करता है वो होता है फ्यूमरेज, और मैलिक एसिड से फाइनली वापस बन जाता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये जो मैलेट है ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये जो फ्यूमेरिक एसिड है ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये जो सक्सिलिक एसिड है ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन 5 6 इस तरह से चल रहा है। तो मैलिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड है, बट मैलिक एसिड के पास फाइनली अगर देखें यहाँ पे तो एक बार फिर से डिहाइड्रोजनेशन होता है, यहाँ पे फिर से NAD+ आता है और बनाता है NADH+H+। तो अब यहाँ पे टोटल बात क्या है, 2 कार्बन का कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम में से हमने शुरुआत की, कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ, दोनों कंबाइन किए 6 कार्बन का कंपाउंड बना दिया सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के बाद 2 इंटरमीडिएट रिएक्शन हुए सिस एकोनिटिक एसिड और आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड के बाद पहली बार डिकार्बोक्सिलेशन हुआ और हमें जो रिजल्टेड कंपाउंड मिला वो 5 कार्बन का कंपाउंड था, दैट इज अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड फर्दर डिकार्बोक्सिलेशन में गया और डिकार्बोक्सिलेशन करने के बाद उसने जो कंपाउंड बनाया दैट इज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ जिससे एक्सोसिनिक एसिड बना और वहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के कारण एक ATP एनर्जी का डायरेक्ट जनरेशन हुआ। सक्सिनिक एसिड जो है वो फर्दर फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ और वापस यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हुआ। फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेज एंजाइम की मदद से, और मैलिक एसिड से जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में वापस कन्वर्जन होता है तो फाइनली एक बार और डिहाइड्रोजनेशन होता है और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है उसको NAD+ कैरी करता है, NADH+H+ बना देता है। ये था आपका टोटल क्रेब्स साइकिल। अब यहाँ पे हमें मिला क्या था, ये चीज़ देखो, 1 2 3 जगह हमें NADH+H+ मिला है ना। एक हमें मिल रहा है FADH2, ये एक मिल गया, और एक हमें मिल रहा है ATP। ठीक, तो NADH+H+ 3 मिल गया। मैंने पहले बोला था कि एक NADH+H+ 3 ATP की क्षमता रखता है, तो हमें 3 मिले तो 3 × 3 हो गया, तो यहाँ 9 ATP। एक FADH2 जो है 2 ATP की क्षमता रखता है, तो हमें 1 मिला है तो 2 ATP से मिले, और ये जो है वो एक ही है ATP के। तो वी हैव 12 ATP इन अ सिंगल क्रेब्स साइकिल। एक क्रेब्स साइकिल 12 ATP एनर्जी जनरेट करने की क्षमता रखता है। अगर क्वेश्चन आए कि एक क्रेब्स साइकिल में कितना डायरेक्ट ATP निकलता है तो आंसर होगा सिर्फ एक क्रेब्स साइकिल में डायरेक्ट कितना ATP निकलता है, सिर्फ एक क्रेब्स साइकिल में कितने ATP जनरेट करने की क्षमता होती है तो 12, ये याद रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो कितना ATP जनरेट करता है तो ये सब आपको काउंट करना पड़ेगा। फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि क्रेब्स साइकिल भी जो है वो 2 बार हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम में भी 2 थे, पायरुविक एसिड भी 2 थे, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो टोटल ATP काउंट हम जोड़ेंगे 38 ATP काउंट आएगा, उसमें से 2 रिड्यूस करेंगे तो 36 ATP काउंट के आसपास आता है। तो वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी, आपने नोट डाउन किया होगा। नहीं समझ में आए, थोड़ा कन्फ्यूज़न लगे, आप इस वीडियो को एक बार और देखना आई होप, और मुझे पता है कि आपको समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से उसको समझने की कोशिश करोगे तो। ठीक है, इसको एक चार्ट के या फ्लो चार्ट ऐसे साइक्लिक फॉर्म में आप बनाना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो आज का वीडियो हम यहाँ पे ओवर करते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी और आपने नोट डाउन कर ली होंगी। सो अगले वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।